में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान, महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका कुछ पार्ट लेके आई हूँ। ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन ज्योग्राफी का फाइनल ईयर का एक पेपर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे और वीडियो बनाऊँ और पूरा कोर्स आपके सामने लेके आऊँ, लेकिन हाँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। एक्चुअली इसके पीछे मेरी सोच ये है, जब मैंने एमए किया तो वहाँ से जब लिटरेचर आता है तो दिसंबर के एग्जाम के लिए अक्टूबर में लिटरेचर मिल रहा है, तो हमारे पास में सिर्फ 2 महीने होते हैं कि हम पढ़ें। अब 2 महीने में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या तैयारी करें, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उस पर छाट के नोट्स बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरा जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स हैं आगे फ्यूचर में उनको सारी चीज़ें लगभग तैयार मिले, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब हमारा जो एमए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पेपर नंबर 8 यानी कि फाइनल ईयर का पेपर है, जिसका नाम है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल जो है इसकी मैं पहली यूनिट ले रही हूँ, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा परिभाषा। राजनीतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र यानी कि स्कोप, और अन्य विषयों से संबंध। आज हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला देखते हैं परिभाषा। देखिए राजनीतिक भूगोल क्या है? 2 सब्जेक्ट या 2 चीजें, 2 शब्द, राजनीति और भूगोल। भूगोल यानी कि किसी भी क्षेत्र का या किसी राज्य का जो है वो फिजिकल लैंड या उसमें रहने वाली जनता, कार्य करने वाले लोग, वहाँ क्या क्या काम होते हैं, खेती, सब तरह का स्टडी होती है भूगोल के अंदर। और राजनीति वही जनता, सरकार, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक भूगोल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के एक राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के एक प्रमुख पक्ष राजनीति को भौगोलिक पर्यावरण में प्रमुख पक्ष को राजनीतिक भौगोलिक पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करके अध्ययन किया जाता है। इंसान और भूगोल, इन दोनों को राजनीति के रूप में इंसान और भूगोल के रूप में इंसान, दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मैं कुछ परिभाषाएं आपके सामने ले रही हूँ। जैसे पहली परिभाषा है विगर्ड की, H.W. विगर्ड एंड अदर्स। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन उन आंतरिक भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करता है जो राज्य को विशिष्टता प्रदान करते हैं। कि राज्य को कौन कौन से तथ्य विशिष्टता प्रदान करते हैं, उनकी व्याख्या राजनीतिक भूगोल में की जाती है, तथा वो तथ्य जो राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो मैं पूरी की पूरी रीड आउट कर रही हूँ, आप चाहें तो नोट करें या बुक में अंडरलाइन करें। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन उन आंतरिक भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करता है जो राज्य को विशिष्टता प्रदान करते हैं तथा राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। एक परिभाषा तो ये है। फिर दूसरी परिभाषा है कार्लसन की। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध को का अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। फिर तीसरी परिभाषा है रिचर्ड हॉटसन की। राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों और कैसे संबंध स्थापित करने का अध्ययन करता है। तो ये तीनों परिभाषा अपनी बुक में दी, जैसे बहुत सारी है, पर मैंने मेन 3 ली है ताकि हमारा क्वेश्चन तैयार हो सके। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राजनीतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। मैंने पिछले सालों के पेपर्स देखे हैं तो उसमें ये है क्वेश्चन। फिर मोटे मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित है। यह राज्य के समस्त भौगोलिक और आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है।
राजनीतिक भूगोल प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं और असमानताओं तथा राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अंत में राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र एवं संसाधनों से संबंधित है तथा राजनीतिक क्रियाओं का मानव का तथा आर्थिक भूगोल पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से ये हम परिभाषा एवं अर्थ बता सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसका विषय क्षेत्र या स्कोप, कि राजनीतिक भूगोल किस विषय क्षेत्र या स्कोप से संबंधित है। तो राजनीतिक भूगोल कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा वास्ट विषय है। क्यों? बहुत बड़ा व्यापक विषय है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य के 3 प्रमुख तत्व हैं: क्षेत्र, मानव एवं राजनीतिक व्यवस्था। क्षेत्र और मानव के बीच में संबंध राजनीतिक व्यवस्था से होता है। तो क्षेत्र यानी भूगोल, मानव यानी कि समाज अध्ययन और राजनीतिक व्यवस्था तो राजनीतिक शास्त्र। इनमें से किसी भी एक तत्व, 3 है, क्षेत्र, मानव और राजनीतिक व्यवस्था, इनमें से अगर एक भी तत्व मिसिंग है या अभाव है उसका, तो सारा राज्य अस्तित्वहीन हो जाता है। अगर क्षेत्र नहीं है तो राज्य नहीं है, जनता नहीं है तो राज्य नहीं, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो अराजकता है। तो इस तरीके से राज्य की शक्ति, संपन्नता और निर्बलता, राज्य की शक्ति, संपन्नता और निर्बलता वहाँ के भौगोलिक वातावरण से ही निर्धारित होती है कि किस तरह का वहाँ पर भूगोल है, पर्वत है, पठार है, किस तरह के मैदान है, जनता कैसी है, इस सब से मिलके राजनीतिक भूगोल बनता है। अतः राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए मैं पॉइंट्स काउंट आउट कर लेती हूँ, आप डिटेल अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। तो पहला है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? राजनीतिक राज्य के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन राजनीतिक अध्ययन के अंतर्गत, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन जो है, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। राज्य की जनसंख्या का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। फिर राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक समझौतों, एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक देश का दूसरे देश के जो समझौते होते हैं, ट्रीटी, उनका अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल में किया जा सकता है। विश्व की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। फिर राज्य के भौगोलिक प्रक्रमों का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। राज्य के निर्वाचनों का अध्ययन ये भी राजनीतिक भूगोल में, क्योंकि सरकार कैसी है, उसको कैसी परिस्थितियां मिल रही हैं, इस सब उसके अंतर्गत किया जाता है। फिर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठित है, उन सब का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये राजनीतिक भूगोल के कुछ 8 विषय क्षेत्र हैं जिनमें हम इसको बांट सकते हैं। तो ये आपके 200 मार्क्स का 200 वर्ड है, यानी कि बिग क्वेश्चन आ सकता है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पुराने पेपर में इसको पढ़ा है। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि इसका अन्य विषयों से क्या अंतर संबंध है, वो आप ले सकते हैं कि इसका अन्य विषयों से क्या क्या अंतर संबंध है। तो देखिए, कोई भी विषय जो है आपस में सारे विषय इंटर रिलेटेड है। देखो राजनीति क्या है? शासन, शासन का अध्ययन। तो राज्य का अध्ययन, राज्य किससे बनता है? जनता से। और हर राज्य का एक इतिहास होता है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, और उस इतिहास को हम राजनीतिक इतिहास के रूप में भी पढ़ते हैं। तो राजनीतिक भूगोल, और राज्य क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जनता रहती है, और हर भौगोलिक क्षेत्र और जनता का इतिहास होता है। तो राजनीतिक भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध हम बता सकते हैं। उसके बाद राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक भूगोल में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी ले सकते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों के साथ एक देश के संबंध है, उसको भौगोलिक क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मान लीजिए हम हमारा इंडिया ही ले लें, इंडिया ऊपर हमारे क्या है? हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत के पार की जो भी देश है उनकी राजनीति हमारे इस हिमालय पर्वत से और हमारे देश की राजनीति ये सब इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं है। फिर नीचे पानी पानी समुद्र है, तो समुद्री भूगोल, वो समुद्र भी भूगोल का हिस्सा है, लेकिन उसको अन्य देशों के साथ कैसे संबंध किया गया है वो सब इस राजनीति भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। उसके बाद राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में संबंध बिल्कुल गहन संबंध है, क्योंकि देखिए राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक शासन का, और शासन किस पे होता है? जनता पे, और जनता किससे डायरेक्ट कनेक्टेड है? भौगोलिक परिस्थितियों से। और हर राजनीतिक शासन जो है वो आसपास के भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है। तो ये मेन बातें हैं जो हम ले सकते हैं। उसके बाद हम एक देखते हैं कि इस राजनीतिक भूगोल का व्यावहारिक महत्व क्या है। देखिए एक्सक्यूज मी, राजनीतिक भूगोल का व्यावहारिक महत्व बिल्कुल है, कैसे नहीं है भाई? राजनीति है और भूगोल है, दोनों जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इनका व्यावहारिक संबंध बिल्कुल है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल जो है वो भौगोलिक वातावरण से संबंध करता है, तो भौगोलिक वातावरण का ज्ञान भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत होता है, जैसा कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य की आंतरिक संबंध और समस्याओं का ज्ञान भी राजनीतिक भूगोल से हो सकता है, क्योंकि इंसान की समस्याएं हैं वो सिर्फ इंसान की समस्याएं नहीं होती, वो किसी पर्सनल नहीं है। इंसान खुद जब आसपास के क्षेत्र से जुड़ा है तो उसकी समस्याएं भी भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़ी होती है, तो इंसान के राज्य के आंतरिक समस्याएं जो है उनका भी अध्ययन या उनका ज्ञान भी राजनीतिक भूगोल से हो जाता है। फिर है देश की सीमा सुरक्षा में सहायता। राजनीतिक भूगोल एक सरकार को ये बताता है कि आपके देश, राज्य या देश के इर्द गिर्द किस तरह की सीमाएं हैं, जिससे कि सरकार या राज्य प्लान बना सके, योजनाएं बना सके कि अपनी सुरक्षा अन्य हमलों से कैसे करनी है। फिर है शासन व्यवस्था का भौगोलिक दृष्टि से मूल्यांकन। बिल्कुल शासन और भूगोल तो जुड़े रहे हैं, तो कौन सा शासन किस प्रकार के भूगोल में सही रहेगा, क्या क्या चेंज करने की आवश्यकता है, क्या अच्छाइयाँ है, क्या कमियां हैं, इन सब का मूल्यांकन भी राजनीतिक भूगोल के अध्ययन से हो सकता है। उसके बाद है निर्वाचन प्रणाली का ज्ञान। निर्वाचन प्रणाली इफेक्ट करती है, पहाड़ी क्षेत्रों की व्यवस्थाएं अलग होती है, वहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है, मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, सारे भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो निर्वाचन प्रणाली को बिल्कुल इफेक्ट करती है। कैसे करती है ये भी अध्ययन आप राजनीतिक भूगोल में कर सकते हैं या उससे मदद ले सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। बिल्कुल दो देशों के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीयता होती है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भौगोलिक वातावरण बहुत आड़े आता है, तो राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक और भूगोल का अध्ययन मिलके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में मदद करते हैं। और आखिर में है विश्व शांति में सहायक। बिल्कुल राजनीतिक भूगोल विश्व शांति में बहुत ज्यादा सहायक है। कैसे? सरकारें अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से जूझती हैं और अन्य देश उसकी मदद करते हैं, कई बार तो आक्रमण भी होते हैं तो अन्य देश मदद करते हैं, तो इस तरीके से विश्व शांति बनाने में राजनीतिक भूगोल का महत्व है। ओके, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। अब हम कुछ देखिए, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं छोटे बड़े करके। अब आता है कुछ किताबें हैं। देखिए किताबों के नाम या तो राइटर का नाम देके पूछ लेंगे कि इसकी किताब का नाम बताइए, या किताब का नाम देके ये पूछ सकते हैं कि इसका लेखक कौन है। ये शॉर्ट आंसर यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने कुछ 7-8 किताबें और उसके लेखक छांटे हैं, आप चाहे तो नोट करें, मैं रीड आउट कर लेती हूँ आपके सामने। पहली तो है H.W. विगर्ड की
जो कि उन्होंने 1957 में लिखी और इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर दूसरी है कार्लसन की बुक है जो उन्होंने 1958 में लिखी, वो है ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद तीसरी रिचर्ड हॉटसन की जो उन्होंने 1960 में लिखी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड। फिर है चौथी NJG पाउंड्स की बुक है जो उन्होंने 1963 में लिखी, इसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर AE मूर द्वारा लिखी गई है, मूडी द्वारा लिखी गई बुक है जो 1963 में ही लिखी और इसका नाम है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। फिर कोहेन की लिखी है, SP कोहेन ने बुक लिखी है 1964 में और वो है ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड SP कोहेन की बुक है। फिर JR प्रेस्कॉट की बुक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो उन्होंने 1972 में लिखी। फिर 1975 में लिखी रिचर्ड मूर की बुक मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये 8 किताबें मैंने लेखक और कब लिखी गई या प्रकाशित की इन साल के साथ बताइए। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऑलमोस्ट आपके 200 नंबर वाले क्वेश्चंस तैयार हो गए। अगर इन सबको मिला के करते तो एक आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों। 3 200 वर्ड वाले, एक बड़ा क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का 16 मार्क्स का है और 5-6 आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आज की क्लास में हो गए। तो अब हम बाकी के जो है ये आपका पूरा यूनिट, पहला यूनिट पूरा नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू।